स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.1। इस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है। मैट्रिक्स कहते हैं सिंगल रो, और जो मैट्रिक्स होता है उसे हम कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा। अब मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स उसे कहते हैं ये जो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो कि ब्रैकेट के अंदर बंद हुआ हो, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, अल्फ़ाबेट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया ए से, ये इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप किसी से भी कर सकते हैं, किसी अल्फ़ाबेट से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की। तो रोज़ और कॉलम्स के लिए एक एग्जांपल से हम कर लेते हैं कि अब हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमने बताना है इसके अंदर रोज़ क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रोज़ क्या होते हैं। रोज़ वो होते हैं जो जिनको हमने हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया होता है, और कॉलम्स वो होते हैं जिन्हें हमने वर्टिकली रिप्रेजेंट किया होता है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये एक रो है, ये रो नंबर 1, ये पहली रो, ये रो नंबर 2, ये सेकंड रो, और ये लास्ट रो, ये थर्ड रो। अब हर मैट्रिक्स में कि जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं उनमें उनके अपने हिसाब से रोज और कॉलम्स, उनके अपने नंबर्स या रियल नंबर्स उनके हिसाब से डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। और अब हम कॉलम्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, ये कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो ये हमने बात कर ली अभी रोज और कॉलम्स की। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से बात करने के लिए हम एक एग्जांपल से इसे कवर कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जो, इसे आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इसके अंदर रोज और इसके अंदर कॉलम्स कितने। अब हम बात कर लेते हैं इस एग्जांपल से, हम उससे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर रोज और कॉलम्स कितने। आप देख सकते हैं ये पहली रो है और ये दूसरी रो, ये इसके अंदर दो रोज हैं। अब हम कॉलम्स देख लेते हैं, इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2। तो ये इसकी रोज और कॉलम्स हो गए। अब हम यहाँ नीचे लिख भी लेते हैं कि इसके अंदर रोज और रोज तो इसके अंदर 2 है, तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं 2, और कॉलम्स इसके अंदर 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करें तो हम इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। ऑर्डर हम ऐसे फाइंड करते हैं कि ये जो रोज होती हैं, ये रोज, सबसे पहले हम रोज को लिखते हैं, आगे बाय लगाते हैं, और आगे कॉलम्स कितने होते हैं, कॉलम्स लिखते हैं। इसको आसान लफ्जों में आप ऐसे भी इसका एक वैसे ज़हन में रखने के लिए आप एक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं
का कॉलम, आर से रोज को हम रिप्रेजेंट करेंगे, आर वाली जगह पे रोज रखेंगे। रोज कितने हैं हमारे पास? 2 है, हमने 2 रख दी। और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 3 है, हमने 3 रख दी। तो यही हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हुआ। तो हम इक्वल मैट्रिक्स की एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। तो हम इसे एक एग्जांपल से कवर कर लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है। अब आपको सामने 2 मैट्रिक्स नज़र आ रही होगी, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया और दूसरी को हमने बी से रिप्रेजेंट किया। अब इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है? इक्वल मैट्रिक्स में ये होता है कि जो भी आपको मैट्रिक्स दी होती है, हमने ये देखना होता है कि ये इक्वल हैं एक दूसरे के, ये नहीं। अब देख लीजिए, यहाँ पे ए के अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। ए के अंदर पहला नंबर है 5, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नंबर 5 है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नंबर 3, यहाँ पे भी नंबर 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे नंबर 6 है और यहाँ पे 2 + 4 है। अब जब हम 2 + 4 करेंगे तो हमारे पास 6 ही आएगा। इसका मतलब ये और ये इक्वल है। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 + 1 है। अब आप देख लीजिए, 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाता है। इसका मतलब ये पूरे दोनों के दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। तो ये होगा इक्वल और मैट्रिक्स। अब हम इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक और, आपके सामने आपको 2 मैट्रिक्स नज़र आ रही होंगी। अब हम देख लेते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले ए को देखते हैं। इसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया, इसे हमने बी से रिप्रेजेंट किया। अब हम देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। इसका पहला डिजिट 2 है, इसका भी 2 है। इसका पहला डिजिट 3 है, इसका भी 3 है। इसका पहला डिजिट -1 है, इसका भी -1 है। इसका आखिरी डिजिट -2 है और यहाँ पे इसका 2 है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो इससे ये पता लगा कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो हम यहाँ पे नीचे लिख भी लेते हैं। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A इज नॉट इक्वल टू B। ये दरमियान में साइन है, इसका मतलब ये है कि इज नॉट इक्वल टू B। अब इसकी सिर्फ 2, अगर आपने पता लगाना हो कि ये इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं, तो इसकी सिर्फ 2 रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या हैं? तो ये आपको 2 रूल्स नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर पहला क्या है? द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू बी। मतलब अभी हमने बात की थी ऑर्डर होता क्या है। उनके अंदर जितनी भी एंट्रीज या डायगोनल एंट्रीज हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो हमने पहले बात की थी कि इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है। तो ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं। कि एग्जांपल से हम इसे देख लेते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है। इसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया और इसे हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स नज़र आ रही है। अब हम इन दोनों को देख लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं या नहीं। अब ऑर्डर, हम पहले उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को देख लेते हैं कि जो इनके बिल्कुल बराबर में है, वो एक दूसरे के इक्वल भी तो है या नहीं। ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 + 2 = 3, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 + 2 है, 2 + 2 = 4, ये भी इक्वल है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो इसका मतलब ये सारी एंट्रीज एक दूसरे का इक्वल है। इसका मतलब हमने ये तो देख लिया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब हम पहले रूल की तरफ देख लेते हैं कि इनका ऑर्डर भी एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। अब इसका ऑर्डर हम देख लेते हैं। इसके अंदर ये पहली रो, ये दूसरी रो, 2 रोज हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। और कॉलम्स कितने हैं? 1 और ये 2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं /2। तो इसका ऑर्डर भी पूरा हो गया ए का। अब हम बी का ऑर्डर लिख लेते हैं। यहाँ पे ये पहली रो और ये दूसरी रो, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 रोज है। और कॉलम्स देख लेते हैं हम। यहाँ ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इनका ऑर्डर भी इक्वल है, इनका ऑर्डर भी एक दूसरे के बराबर है और इनकी जो एंट्रीज है वो भी एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
हमने इसका ये एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें हमें कहा जा रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब इस जो उन्होंने आपको मैट्रिक्स दी हुई है इसके हमने ऑर्डर फाइंड करना है। मतलब रोज और कॉलम्स कितने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका रोज और कॉलम्स कितने हैं इसमें। ये हमारे पास पहली रो और ये दूसरी रो, हमारे पास रोज आ गई। अब हम कॉलम्स देख लेते हैं कि इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं। ये कॉलम नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 2। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 कॉलम है। अब हम बात कर लेते हैं इसका ऑर्डर। हमने रोज और कॉलम्स तो फाइंड कर ली। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको ऑर्डर कैसे लिखना है। ऑर्डर के लिए आपको फॉर्मूला बताया था R/C। सबसे पहले हम लिखेंगे रोज जो हमारे पास 2 गिवन है और बाय लिखेंगे और हमारे पास कॉलम्स आ गए। तो कॉलम्स हमारे पास 2 हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और यही इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका हम ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले हम इसकी रोज और कॉलम्स फाइंड करते हैं। रोज हमारे पास ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, इसके पास हमारे यहाँ पे आ गया रो हमारे पास 2 है। तो अब हम कॉलम फाइंड कर लेते हैं। ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2। तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं और अब हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। सबसे पहले रोज जो कि 2 है हमारे पास, बाय लिखेंगे। उसके बाद कॉलम हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पे कॉलम लिख लेंगे और यही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका हम ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर रोज कितनी है। यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास एक ही रो है, ये रो नंबर 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रोज हमारे पास 1 है। अब हम कॉलम्स देख लेते हैं कि इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, हमारे पास कॉलम्स आ गए 2। तो अब हम इसको ऑर्डर लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रोज जो हमारे पास 1 है, बाय लिखेंगे। उसके बाद कॉलम्स कितने हमारे पास 2, तो 2 लिखेंगे और यही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके हम रोज और कॉलम्स फाइंड करते हैं, उसके बाद ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर रोज कितनी है। ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 और ये रो नंबर 3। तो हमारे पास रोज आ गई 3। अब हम कॉलम देख लेते हैं कॉलम्स कितने हैं। तो कॉलम इसके अंदर 1 ही है। हम यहाँ पे कॉलम लिख देते हैं 1 और अब हम लिखते हैं इसका ऑर्डर। ऑर्डर में सबसे पहले हम लिखेंगे रोज, बाय लिखेंगे। उसके बाद कॉलम हमारे पास 1 है और यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको एक पार्ट स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका हम रोज और कॉलम्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर रोज कितनी है। ये रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 और कॉलम्स देखते हैं। तो ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2, हमारे पास कॉलम आ गया 2। और इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछले हमारे क्वेश्चंस में हमें सिर्फ नंबर्स दिए जा रहे थे, इसमें हमें अल्फ़ाबेट्स दिए। तो इससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही रहा है, लेकिन आपने इसके रोज और कॉलम्स फाइंड करने हैं। अब हम इसके ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर में सबसे पहले हम रोज लिखेंगे, वो मेरे पास है 3, बाय लिखेंगे। उसके बाद 2 और यही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके हम रोज और कॉलम्स फाइंड करते हैं। ये खाली एक नंबर है तो इसका मतलब इसकी एक ही रो है, यहाँ पे एक रो लिख देते हैं। और अगर हम इसके कॉलम्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये आ गए कॉलम 1। इसका मतलब ये हो इसके रोज भी 1 है और कॉलम्स भी 1 है। तो हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रो हमारे पास 1 है, बाय लिखेंगे। उसके बाद कॉलम्स लिखेंगे, कॉलम्स हमारे पास 1 है और यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके हम रोज और कॉलम्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर रोज कितनी है। तो ये रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। तो हमारे पास रोज आ गई 3। और अब हम इसके कॉलम्स फाइंड करते हैं। ये कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो हमारे पास रोज भी इक्वल है और कॉलम्स भी इक्वल है, तो हम इसे इक्वल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम रोज लिखेंगे जो हमारे पास 3 है, बाय। उसके बाद कॉलम्स भी हमारे पास 3 है तो अब हम कॉलम 3 लिख
कॉलम्स फाइंड करते हैं, तो ये पहला कॉलम, दूसरा और ये तीसरा। हमारे यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास कॉलम 3। अब हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रोज, हमारे पास 2 है, बाय लिखेंगे, उसके बाद कॉलम जो हमारे पास 3 है, और यही इसका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि इसमें हमें कहा क्या जा रहा है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। उन्होंने हमें ये मैट्रिसेस दी हुई हैं, हमने बताना है कि इनमें से कितनी हमने बताना है कि मैट्रिसेस जितनी भी दी हैं ये किस एक दूसरे के इक्वल हैं भी या नहीं। तो हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको नजर आ रहा है उन्होंने दिया हुआ है ए हम फाइंड करते हैं ये मैट्रिक्स है किसके इक्वल। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं ए, उसके अंदर हमारे पास डिजिट दिया 3, तो ये किसके इक्वल हम देख लेते हैं। बी के अंदर 3 और 5 इसके इक्वल भी नहीं है। सी के अंदर इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 करते हैं हमारे पास 3 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पे नीचे लिख भी लेते हैं ए इज इक्वल टू सी। तो अब हम अगले मैट्रिक्स देखते हैं बी हमारे पास दिया हुआ है 3 और 5। अब हम देख लेते हैं ये 3 और 5 किसके इक्वल है। ये इसके इक्वल ये भी नहीं है। ये सी के इक्वल इसके इक्वल भी नहीं है। ये 5 और 3 के इक्वल इसके इक्वल भी नहीं है। इसके इक्वल भी नहीं है, नहीं इसके इक्वल है, इसके इक्वल भी नहीं है और इसके इक्वल भी नहीं है। अब हम आई को देख लेते हैं। आई के अंदर 3 प्लस 2 दिया हुआ है, तो 3 प्लस 2 हम करते हैं हमारे पास 5 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि B इज इक्वल टू आई। हम यहाँ पे नीचे लिख भी लेते हैं B इज इक्वल टू आई। तो अब हम अगला देख लेते हैं D। हमारे पास D दिया हुआ है 5 और 3। अब हम देख लेते हैं ये है किसके इक्वल। अब हम D देख लेते हैं, D E के इक्वल भी नहीं है, ना ही ये F के इक्वल है, ना ही ये G के इक्वल है, ना ही ये H के इक्वल है, आई के इक्वल भी नहीं है, ना ही ये जे के इक्वल है। तो डी को हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये किसी के इक्वल नहीं है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे ये किसी के इक्वल भी नहीं है, तो हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम अगला देख लेते हैं। हमारे पास ई गिवन है, ई हमारे पास 4 0 6 2। अब हम फाइंड कर लेते हैं ये है किसके इक्वल। अब हम देख लेते हैं ये 3 के इक्वल भी नहीं है, नहीं बी के इक्वल है, नहीं सी के इक्वल है, नहीं डी के इक्वल है, नहीं एफ के इक्वल है, नहीं जी के इक्वल है। अब हम एच को देख लेते हैं। एच के अंदर सेम डिजिट्स आ रहे हैं, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 2 यहाँ 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ई और एच है ये एक दूसरे के इक्वल है। और अब हम देख लेते हैं हमें एक और मैट्रिक्स मिल रही है जो इसके इक्वल है। यहाँ पे देखिए 2 + 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 - 2 0, यहाँ पे 2 + 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 + 0 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम इन्हें लिख लेते हैं E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू J। हमने ये लिख दिया J। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज का ये पार्ट ख़त्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन। इन्होंने कहा है कि आपको जो नीचे ये जो आपको 2 मैट्रिक्स दी हुई है ये एक दूसरे के इक्वल हैं और इनके अंदर A, B, C, D जो है हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि ये किसके इक्वल हैं। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको A + C दिया हुआ है। उनका ये कहना है कि ये A + C इस 0 के इक्वल है, ये A + 2 भी ये इस -7 के इक्वल है, ये C - 1 ये 3 के इक्वल है, ये 4D - 6 ये 2D के इक्वल है। तो अब हम इनको इक्वेशन के साथ लिख लेते हैं। हम इनको इक्वेशन लिख लेते हैं, मतलब हम सबसे पहले इनको लहदा कर लेते हैं। जैसे A + C इज इक्वल टू 0 हम इसे नीचे लिख लेते हैं, A + 2B इज इक्वल टू -7 हम इसे लिख लेते हैं। तो हमने इनको इक्वेशंस में लिख लेते हैं। तो अब हम इन इक्वेशंस को बारी बारी सॉल्व करेंगे। हम इनको नाम भी दे देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो हम बारी बारी इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। मैं इनको इरेज करने वाला हूँ।
तो मैंने क्वेश्चन इरेज करके क्वेश्चन ऊपर लिख दिए हैं और अब हम सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का ये तरीका है कि हमें इसमें से सी की वैल्यू मिलेगी। अब सी की वैल्यू फाइंड करने का एक ही तरीका है कि हम इस -1 को क्वेश्चन की उस तरफ लिख दें, मतलब अल्फाबेट्स एक जगह रहें और जो नंबर्स हैं वो दूसरी तरह चले जाएं। तो ये रूल होता है मैथ का कि जो भी चीज़ इस इक्वल से, जहाँ पे ये इक्वल लिखा होगा, अगर आपने कोई भी चीज़ इस इक्वल से इस तरफ लानी है तो इसका साइन बदल जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये उधर जाके इसका साइन प्लस हो जाएगा और ये 3 के साथ प्लस हो जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे सी है, यहाँ पे 3 और ये जब -1 उस इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो ये वहाँ जाके +1 हो जाएगा। तो जब c इक्वल टू 3 + 1, हम 3 + 1 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास c की वैल्यू 4 आ गई। अब हम c की वैल्यू 4 को साइड पे लिख लेते हैं और इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो मैंने c की वैल्यू उधर रख दी, साइड पे लिख दी और अब हम इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। अब ये जो 6 है हम इसको उस तरफ ले जाएंगे और ये जो 2d है इसको हम 6 की जगह लेंगे। मतलब आप यूँ समझ लें ये दोनों अपनी अपनी मतलब एक दूसरे से जगह ले लेंगे। 2d -6 की जगह आएगा और -6 2d की जगह चले जाएगा। तो जब हम इक्वल के किसी भी तरफ लेफ्ट से एक डिजिट को दूसरी तरफ मूव करें या राइट से डिजिट को लेफ्ट की तरफ मूव करें तो हमारे साइंस बदलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है। जहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। तो अब हम 4d के साथ जो -6 है इसको हम 2d की तरफ मूव करेंगे, इसका माइनस है तो ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे ऐसे 4d -2d इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे साइन बदल गई, ये प्लस था यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। तो अब हम 4d में से -2d करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। तो अब आपको 2d इज इक्वल टू 6 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये 2 इरिटेट कर रहा है, हमने किसी तरह इसको 6 के पास जाके डिवाइड करवाना है। तो क्योंकि हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 2 को उस तरफ ले जाएंगे। जैसे कि ये d है, d को हम यहाँ के 2 के साथ डिवाइड करवा देंगे। जब ये 6 को हम अंदर रखेंगे और 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 3। तो हम इसे भी साइड पे लिख लेते हैं और अब हम इसको हम साइड पे लिख के जहाँ पे हमने c की वैल्यू लिखी है वहाँ पे हम d की वैल्यू लिखते हैं और हम अब इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो हमने d की वैल्यू उधर लिख ली और अब हम इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए, तो हमारे पास नहीं, अगर हमारे पास a की वैल्यू होती तो हम a की जगह a की वैल्यू लिख देते या इसकी जगह और कोई और वैल्यू अल्फ़ाबेट होता तो हम उसकी वैल्यू लिख देते, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू तो ही है ही नहीं, हमने फाइंड ही नहीं की। तो हम सबसे पहले c को देख लेते हैं। c की हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इक्वेशन c की वैल्यू हमने फाइंड की है इक्वेशन नंबर 3 से। तो अब हम c की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास 4 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a + 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था अल्फ़ाबेट्स एक जगह और जो नंबर्स हैं वो एक जगह। तो ये आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया है कि जो भी चीज़ यहाँ पे प्लस है वो उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -4। तो अब हम a की वैल्यू उधर लिख लेते हैं और अपनी लास्ट इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो आपको हमने a की वैल्यू हमने साइड पे लिख ली जहाँ पे हमने बाकी c की और d की वैल्यूज़ लिखी थी। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास a की वैल्यू तो गिवन है, तो अब हम a की वैल्यू लिख लेते हैं, लेकिन हमारे पास b की वैल्यू नहीं गिवन, तो हम b की वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे a की वैल्यू जो कि हमारे पास है -4 प्लस 2b, ये 2b वैसे का वैसे आ जाएगा और ये -7 वैसे का वैसा।
अब यहाँ -4 है। अब ये -4 हमने क्या कहा था कि जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो एक जगह रहेंगे और जो नंबर्स होंगे वो एक दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ये जो 2b है ये यहीं का यहीं रहेगा और ये जो -4 है ये इसके उस तरफ चला जाएगा। मतलब यहाँ पे तो ये माइनस है, उधर आके ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास -7 + 4 आ गया। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे -7 + 4। -7 + 4 हम अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो आपको आंसर रहेगा -3। लेकिन इसके अंदर -3 कैसे आया? आप ये भी कह सकते थे इसके अंदर प्लस भी आ सकता था। वो प्लस इसलिए नहीं आया क्योंकि जो माइनस को अगर हम प्लस के साथ कंपेयर करते हैं, माइनस को प्लस के साथ, तो हमारे पास माइनस आता है। अगर प्लस को प्लस के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास प्लस आता है और अगर हम माइनस को माइनस के साथ करते हैं तो हमारे पास तब भी प्लस आता है। तो अगर हम माइनस और प्लस को देखें, इसमें से माइनस का साइन ग्रेटर है। वो इसलिए क्योंकि इसके साथ 7 है, 7 4 से बड़ा है तो हम उसकी वैल्यू लगाएंगे माइनस। और अगर 4 की जगह अगर कोई और नंबर होता जो कि 7 से बड़ा होता, मतलब आप समझ लो 8 होता, तो हम प्लस लगा लेते। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 2b = -3। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो 2 जो है इसको हम उस तरफ लेकर चले जाएंगे, मतलब ये 3 के साथ जाके डिवाइड। मतलब मेरे पास स्पेस थोड़ी कम आ रही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमने लिख लिया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है b = 1.5। आप इसे कैलकुलेटर में भी डिवाइड कर लीजिएगा या आप रफ नोटबुक पे अगर आपके पास जगह तो आप वहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिएगा। -3 को हम 3 को हम अंदर रखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। तो इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4 और बी की वैल्यू -1.5, सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 3। तो यही हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर हुआ। आपने सिर्फ ये वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो जो कि हमने इन इक्वेशंस से सॉल्व किए हैं। इनको सॉल्व करके हमने एक एक करके ABCD की वैल्यूज निकाली हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो आपसे इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने दोस्तों को भी भेजते रहिए। जो भी आपके दोस्त हैं, अगर उन्हें कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो आप उन्हें ये वीडियो भेज दीजिएगा। और मेरी आगे और आने वाली वीडियोस के लिए आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथ। तो आपको मेरे चैनल का नाम भी आ जाएगा और आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।